गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम.के. साहू क्लास में स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 जो ऑनलाइनर वेस्ट है, इसमें हम सभी लोग चर्चा करेंगे सोल मिट्टी के बारे में और प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी ऑनलाइनर के 3 लेक्चर जो है अपलोड हुए हैं। जो लोग ना देखे हों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, या इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है, जो कि इंडियन पॉलिटी लगभग में 15 से 16 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है और 10 से 12 मिनट के आपके एक लेक्चर हैं, तो उनको आप लोग ज़रूर वॉच करें। इससे ये है कि अगर इंडियन जो है एनसीईआरटी कवर हो जाता है पूरा सभी टॉपिक, तो आप वन डे एग्ज़ाम कोई भी हो, और प्लस जिसमें प्री मेंस है उसमें प्री की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस के बारे में आपको सोचना नहीं रहेगा। सो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले मृदा के बारे में। एक थॉट देख लेते हैं कि अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। तो दोस्तों, मृदा के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी है, तो भारत में मृदाओं का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए, उत्पत्ति, रंग और संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो मिट्टी निम्न प्रकार की है। नंबर 1, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पेट मृदा और वन मृदा। ये इतने प्रकार की जो है भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मृदा की थोड़ा डिफिनेशन हम लोग देख ले रहे हैं कि मिट्टी शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श, फ्लोर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई, तो ये हुई है सोलम शब्द से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। अब हम अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं और फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग देखते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और आपका समय भी जाया ना जाए। अगला कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत के जो अधिकांश क्षेत्र में है वह जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसका दूसरा नाम है कछारी मृदा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये काली मृदा के नाम से जाना जाता है, जो कि कपास के लिए महत्वपूर्ण है। और रेगुर मृदा को दूसरा नाम काली मिट्टी तो है ही है। और ये काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए होती है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि मालवा पठार जो है, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है, तो किस मिट्टी की अधिकता पूछ रहा है, तो काली मिट्टी की अधिकता है, यानी मालवा पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि काली मृदा के बारे में, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत उपजाऊ होती है, इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। अगला पॉइंट कह रहा है कि पीले रंग जो कि फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, यानी पीला रंग जो मिट्टी का होता है किसके कारण होता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जबकि जो लाल रंग मिट्टी का होता है वो केवल लोहे के ओ ऑक्साइड के कारण होता है। तो पीला और लाल में ध्यान रखिएगा, पीला फेरिक ऑक्साइड के कारण और लाल रंग जो मिट्टी का होता है केवल ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि जो लेटराइट मिट्टी है वह मुख्यतः, यानी लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा केरल में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है और महाराष्ट्र राज्यों में अधिकता, मतलब इन राज्यों में इस मिट्टी की सबसे ज़्यादा अधिकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनु उर्वर होती जा रही है, तो ये जो लेटराइट मिट्टी है ये लोहे के मात्रा इसमें अधिकता होने के कारण ये अनउर्वर यानी इन फर्टिलाइज होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा जो है वो मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। सबसे कम
जल धारण जो क्षमता है वह किस मिट्टी में होती है, तो वो होती है बलुई दोमट मृदा में सबसे कम जो है जल धारण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है चिकनी मृदा से पौधों को सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मृदा की जो उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो जो है ये दलहनी फसलें उगाई जाती हैं मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो चंबल घाटी का जो निर्माण हुआ है वो अवनालिका अपरदन से के कारण जो है चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लेटराइट मिट्टी। दोमट मृदा जो होती है में कौन से कण पाए जाते हैं, तो उसमें गाद पाए जाते हैं, मृतिका पाए जाती है व रेत पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो जो भारत की मिट्टी है उसमें एक सूक्ष्म तत्व की जो कमी है और वो है जस्ता। जस्ता की सबसे अधिक सूक्ष्म तत्व की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गंगा के मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो कहलाती है किसके नाम से, बांगर के नाम से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं, तो बांगर के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है, अगला पॉइंट है कि अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय मृदा है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो क्षारीय मृदा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, यानी कमी पाई जाती है। किसमें? लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है, तो ये अम्लीय व फोरस आयरन के कारण जो है इसका रंग नीला होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है, मृदा है, में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो उसमें अधिकता जो पाई जाती है वो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, तो वो अभाव पाया जाता है नाइट्रोजन का। यानी मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को यानी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है अधिक से अधिक वन लगा करके। अगला पॉइंट कह रहा है पीएच मान देख लेते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि पीएच मान के अनुसार मृदा का जो प्रकृति के अनुसार अगर वर्गीकरण किया जाएगा मिट्टी की प्रकृति और पीएच मान, यानी अम्लीय मिट्टी का जो पीएच मान है वो 1 से 6 होता है। पीएच मान उदासीन मिट्टी का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और इसमें देखते हैं, कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के जो सर्वाधिक बृहद जो क्षेत्र हैं किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है, तो वहाँ जो औसत वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के जो संस्थापक थे वो सर जॉर्ज किंग थे। कौन थे? यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे। तथा अगर पूछ ले कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो 13 फरवरी 1890 को ये स्थापित किया गया था संस्थान। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सिनकोना जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, तो दार्जिलिंग क्षेत्र में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो वो खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने में। ये सब पॉइंट जितने भी हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको एक बार 2 बार आप अगर देख लेते हैं तो फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त जो बहुउद्देशीय वृक्ष है का उदाहरण क्या है, तो वो है खेजड़ी, यानी खेजड़ी का ये या खेजड़ी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम की बात करें कि कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सागवन तथा साल के जो वृक्ष हैं ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये सागवन और साल जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय की
पश्चिमी हिमालय की जो शीतोष्ण पेटी है में देवदार वृक्षों का जो है बाहुल है, यानी शीतोष्ण पेटी में सबसे ज्यादा देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बांस, जिसे बम्बू कहते हैं, कौन सी प्रजाति जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी बांस की कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो लाठी बांस। लाठी बांस की जो प्रजाति है वह छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सोल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतया पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भोजपत्र, जो कि भोज वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हिमालय में पाया जाता है, भोज वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्लास के जो वृक्ष हैं वो जंगल की आग भी कहा जाता है, क्योंकि प्लास के वृक्ष में जरा सी आग लग गई तो पूरे जंगल को नष्ट कर देंगे, इसलिए जो प्लास के वृक्ष हैं उनको जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सागवान के वन पाए जाते हैं, तो सागवान के जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समुद्र तल से सर्वाधिक जो ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष जो है देवदार है। अगला पॉइंट है कि चिपको आंदोलन के जो प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई, तो 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई, 1 जून 1981 को। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव जो वनस्पतियां हैं कितने क्षेत्रफल में विस्तृत हैं, तो ये 4975 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वनस्पतियां विस्तृत हैं। नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, इसमें शोध संस्थानों को देख लेते हैं, इनकी स्थापना कब हुई और जो है कौन से शोध संस्थान किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है। तो इसको देखते हैं। नंबर 1 की बात करें तो ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई और ये देहरादून में हुआ, देहरादून अर्थात जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अगला है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1985 में हुई, जोधपुर जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1938 में हुई, जो कि बंगलुरु क्षेत्र में पड़ता है और कर्नाटक राज्य में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1988 में हुई और जोरहाट जो कि असम राज्य में पड़ता है वहां की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग की स्थापना 1988 में की गई, कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में है। और अगला पॉइंट है कह रहा कि सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन की स्थापना 1992 में की गई, जो कि प्रयागराज राज्य में है, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1977 में की गई और शिमला में यह स्थापित किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्थापना 1977 में की गई, 1997 में की गई। हैदराबाद ये क्षेत्र इसका है और तेलंगाना राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ट्रॉपिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1988 में की गई, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्थापना 1995 में की गई, ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की स्थापना 1993 में की गई, रांची जो कि झारखंड राज्य में है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1962 में की गई और ये बंगलुरु क्षेत्र में है, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में की गई और ये भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। GV पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना 1988 में की गई, अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1979 में की गई और इसकी जो क्षेत्र की बात करें तो तिरुवनंतपुरम
केरल राज्य के अंतर्गत आता है। अगला एक लास्ट पॉइंट है कि वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में शुरू की गई और टिहरी गढ़वाल जनपद से ये आरंभ किया गया था। तो दोस्तों ये जो संस्थान है, शोध संस्थान और स्थापना से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछ लेते हैं। इसको अगर 2 बार आप देखेंगे इन पॉइंटों को, तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये तैयार हो जाएगा और आप आने वाले एग्जामों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।